जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुश आमदीद। लेटर ऑफ क्रेडिट या जिसे हम LCB कहते हैं, और इस पर गुज़िश्ता वीडियो नंबर 42 में हमने तकरीबन 40 मिनट की एक सैर गुफ्तगू की, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये है क्या और इसकी इकसाम और कैफियत और बैनुल-अक़वामी तिजारत में इसका किरदार और उससे मुंसलिक खतरात। इसी तसलसल में हमारी ये दूसरी काविश है और आज की इस नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैंकों में LC से मुंसलिक हर तरह की ट्रांजैक्शंस या इंट्रियां या वाउचरिंग कैसे होती है। हमारी इस वीडियो की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि फोकस आम आवाम के साथ साथ ख़ास तौर पे बैंकों के मुलाजमीन और MBA और IBP के स्टूडेंट्स, तालिब इल्म और इस सब के साथ हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतों में बैंकों के मुकदमात से मुंसलिक अफराद भी होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें शामिल अक्सरियत हमसे ज़्यादा तालीमी याफ्ता, काबिल और तजर्बाकार हैं और हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। हम तो उन्हीं से सीखते हैं और मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल कुछ सीखने के लिए तो फिर हमारी ज़िंदगियां भी कम हैं। इससे पहले वीडियो में हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट शीट पर एक मुनासिब गुफ्तगू की थी, जिसमें उसे पढ़ने और इन रेट्स को लागू करने की तरतीब बताई थी। और इस सब के साथ हमने दरख्वास्त की थी कि वीडियो के इस हिस्से को निहायत ही गौर और तवज्जो से लिया जाए, क्योंकि इसके बाद आने वाली तमाम वीडियोस में इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल बताया जाएगा। उसे यूँ भी समझा जा सकता है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत में रकूमात की लेन देन में बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का किरदार बिल्कुल ही ऐसा होता है जैसा कि हमारी गाड़ियों में पेट्रोल का, मतलब नागुज़ीर। चलें फिर पहला कदम उठाते हैं। पहले मरहले में इंपोर्ट्स या दरामदात को देखते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान के एक मकामी बैंक में एक कस्टमर ने चाइना की एक पार्टी से इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतफर्रिक रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दरामदात या इंपोर्ट की गर्ज से परफॉर्मा इनवाइस और LC जारी करने के फॉर्म के साथ अमेरिकन डॉलर 4,500 में एक LC की दरख्वास्त जमा करवाई है और LC का टेनर या मुद्दती कैफियत साइट है। कस्टमर बैंक का पुराना खातेदार है और इस जैसे पहले भी LCs की सहूलियात लेता रहा है और इसके माली मामलात की हिस्ट्री या तारीख भी निहायत अच्छी है। अलबत्ता सिक्योरिटीज़ या ज़मानत के हवाले से उसने बाकायदा लिमिट नहीं ले रखी। इसका मतलब है कि जब उसे ज़रूरत होती है तो वो बैंक से रब्ता कर लेता है। जिस किस्म का सामान अब वो दरामद करने जा रहा है उसकी मार्केट रेपुटेशन मुनासिब है और उसके ग्राहकों की तलब भी जारी रहती है। लिहाजा इस यकीन पर कि अब भी वो कस्टमर हमेशा की तरह अपने मालियाती वादे या मामलात बर वक्त अंजाम देगा, बैंक 30% कैश मार्जिन और 70% ज़ाती ज़मानत की बुनियाद पर उसकी दरख्वास्त मंजूर कर लेता है और उसकी LC जारी कर दी जाती है। अब देखते हैं कि बैंक में ट्रांजैक्शंस या वाउचरिंग या उनकी पोस्टिंग कैसे होती है। बैंक का आज 16 अप्रैल 2022 को फॉरेन एक्सचेंज रेट शीट में सेलिंग का रेट फी एक अमेरिकन डॉलर के एवज 181 रुपये 80 पैसे है और LC की मालियत $4,500 है। अब चूंकि बैंक ने LC जारी कर दी है और इस तरह बैंक ने अपने ऊपर एक फ़र्ज़ या जिम्मेदारी ले ली है और उसके जारी करदा LC में शराइत के मुताबिक जब भी उसे अदायगी के लिए बैरून मुल्क निगोशिएटिंग बैंक से तकाजा किया करेगा तो वो उसको पूरा करेगा, मतलब बैंक की अदायगियों की जिम्मेदारी में इजाफा। इसे इंग्लिश में कहते हैं बैंक की लाइबिलिटी। अब यहाँ हम देखते हैं अमेरिकन डॉलर 4,500 को हम ज़रब देंगे 181.80 पैसे, तो फिर ये बराबर हुआ 8,81,100 रुपये। अब यहाँ पे बैंक सबसे पहले अपनी एक एंट्री बनाएगा, कस्टमर लाइबिलिटी डेबिट और बैंकर लाइबिलिटी क्रेडिट, मुबले 8,81,100 रुपये। इस एक वाउचर के बाद अब कस्टमर से बैंक अपने मंजूर शुदा शेड्यूल ऑफ चार्जेस की बुनियाद पर मुहैया करदा सर्विसेज की चार्जेस की मद में बेमा स्टैम्प ड्यूटी और 30% कैश मार्जिन भी वसूल करेगा। देखिए नीचे ट्रांजैक्शन किस तरह से बनती है। कस्टमर का करंट अकाउंट डेबिट होगा 2,49,202 रुपये 40 पैसे से। कस्टमर का मार्जिन अकाउंट 2,45,430 रुपये से क्रेडिट होगा। बैंक का कमीशन बाहिसाब 0.4%, इनकम क्रेडिट
₹3,272.40 से। सरकारी स्टैम्प ड्यूटी सैंडी डेटर अकाउंट अब यहाँ क्रेडिट होगा मुबलिक ₹500 से। जब इन तीनों क्रेडिट वाउचर्स का मजमूआ देखा जाएगा तो वो कस्टमर के अकाउंट से मुनहा करदा हिस्सों के बराबर रहा। एंट्रियां या वाउचर्स मुकम्मल हो गई। एलसी एडवाइस होने के 25 दिन बाद बैंक को दरामदी शिपमेंट की दस्तावेजात मौसूल हो जाती हैं और उसके साथ ही बैंक को हिदायत की जाती है कि अब वो अमेरिकन डॉलर ₹4,500 की अदायगी कर दे। दस्तावेजात की पड़ताल के बाद बैंक फौरी तौर पे अब जो एंट्रियां या वाउचर पास करेगा या उनकी पोस्टिंग होगी वो देखिए वो कैसे। सबसे पहले लायबिलिटी की एंट्री रिवर्स होगी या वापस लौटाई जाएगी। बैंकर लायबिलिटी डेबिट और कस्टमर लायबिलिटी क्रेडिट ₹8,81,100 से। और इस तरह से ये दोनों अकाउंट्स अब वापस सिफर पर आ जाएंगे। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि बैंक ने अदायगियों की जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब कस्टमर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अब फर्ज कर लें 25 दिनों के बाद आज बैंक का फॉरेन एक्सचेंज रेट शीट में डॉलर का सेलिंग रेट ₹185.10 है, जबकि पहले कम था। तो फिर अब यहाँ एंट्रियाँ इस तरह से बनेंगी। कस्टमर का पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट या PAD अकाउंट डेबिट और बैंक का हेड ऑफिस ट्रेजरी अकाउंट क्रेडिट मुबलिक ₹8,32,950। और फिर बैंक अपने न्यूयॉर्क अमेरिका में अपने नास्ट्रो अकाउंट को एक हदायत देगा कि निगोशिएटिंग बैंक को इनके कोड नंबर्स के हवाले से मुबलिक $4,500 की अदायगी कर दी जाए और फिर वो वैसे ही करेगा। उसके बाद कस्टमर को इतला दी जाएगी, उसको मुतल्ला किया जाएगा कि फौरी तौर पे अपनी दरामदी शिपमेंट की अदायगी का बंदोबस्त करके अपने दस्तावेजात वसूल कर लो। अब कस्टमर तो इंतजार में था, फौरन उसने अपने करंट अकाउंट में रकम मुंतकिल कर दी। अब यहाँ सबसे पहले मार्जिन अकाउंट में रखी हुई मुबलिक रकम ₹2,45,430 डेबिट होंगे और बकिया की रकम जो कि ₹5,87,520 कस्टमर के अकाउंट से मुनहा या डेबिट होंगे। और फिर PAD अकाउंट ₹8,32,950 से क्रेडिट होगा। इसके बाद शिपमेंट के दस्तावेजात इसके हवाले कर दी जाती हैं और वो LC जो बैंक ने जारी की थी अपनी इख्तितामी मंजिल को पहुंच गई। अलबत्ता अब अगर इस मरहले पे कस्टमर ने अदायगी में देर की तो फिर उससे 50 पैसे फी ₹1,000 फी दिन के हिसाब से मार्कअप या सरचार्ज अलहदा से अदा करना होगा। अब फर्ज कर लें कि कस्टमर ने अपने शिपमेंट के दस्तावेजात बैंक से छुड़वाने में 5 दिनों की देरी कर दी है, तो फिर उसे मार्कअप अदा करना होगा। और उसकी एंट्री कैसे होगी? हम इससे पहले वीडियो में 50 पैसे फी ₹1,000 फी दिन से फीसद में मुंतकिल करने का तरीका बयान कर चुके हैं, जो कि 18.25% सालाना का हिसाब बनता है, या फिर ₹293.76 फी दिन का हिसाब। अब ₹5,87,520 अगर इस पर 18.25% का सालाना के हिसाब से 5 दिनों का मार्कअप बनाया जाए तो वो ₹1,468.80 बनता है। कस्टमर का अकाउंट डेबिट ₹1,468.80 और बैंक का मार्कअप इनकम अकाउंट PAD क्रेडिट हो जाएगा। साइट LC के मामलात में बास कस्टमर के कारोबार की नोयत कुछ ऐसी होती है कि वो शिपमेंट तो इंपोर्ट कर लेते हैं मगर वो चाहते हैं कि उसकी अदायगी एक साथ में कुछ वक्त के बाद करें। इसका सीधा सादा सा मतलब है कि पहले वो इस दरामदी माल को बेचेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन किस्तों में बैंक को अदायगी कर देंगे। तो ठीक है, बैंक तो होते ही कस्टमर को सहूलत देने के लिए। अलबत्ता यहाँ सहूलत से मुराद कर्जा होगा, क्योंकि बैंक को तो जैसे शिपमेंट के दस्तावेजात मौसूल होते हैं वो तो अपनी LC की पेमेंट नहीं रोकता। अब उस अदाशुदा पेमेंट की अदायगी कस्टमर ने तो करनी है, तो फिर बैंक इस शिपमेंट के माल को कस्टम और पोर्ट से खुद ही छुड़वा कर अपने कब्जे में ले लेता है और इस पर अपना एक निगरान तैनात कर देता है जो इसकी निगरानी और हिफाजत का जिम्मेदार होता है। इस तरह के मामलात को बैंकिंग की ज़बान में फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्टेड मर्चेंटाइज या फिर आसानी के लिए FIM या FIM कहा जाता है। अब फर्ज कर लें कि शिपमेंट माल के कुल 80 कार्टन थे और कस्टमर हर हफ्ते 20 कार्टन की दरामदी कीमत के मुसाफी रकम अदा करता है और वो वसूल करता है। तो इस तरह से 2 माह में वो अपना सारा माल बैंक को किस्तों में मुकम्मल अदायगी करके वसूल कर लेता है और बैंक इस सारे अरसे का कस्टमर से फिर मार्कअप वसूल करता है। अब दोस्तों हम यहाँ आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे वीडियोस नंबर
6, 7 और 40 में हमने सूद और मार्कअप के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया था, उसकी वजाहत की थी और बताया था कि बैंक का मार्कअप सूद नहीं होता, बल्कि ये तो कस्टमर के साथ उसके कारोबार में शराकत पर उसके मुनाफे में हिस्सादारी होती है। अब यहाँ इस बात की मज़ीद वजाहत हो जाती है कि कस्टमर के तिजारती माल में बैंक ने किस तरह 2 माह की शराकत दारी की और फिर उससे मार्कअप की शक्ल में अपना मुनाफा वसूल किया। देखते हैं यहाँ बैंक कैसे वाउचरिंग या एंट्रियाँ बनती हैं। शुरू में उसी तरह से बैंक अपनी एलसी की अदायगी करेगा जैसे कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया। उसके बाद कस्टमर पीएडी अकाउंट को डेबिट और हेड ऑफिस ट्रेजरी अकाउंट को क्रेडिट होगा और वही $4,500 ज़रब आज का सेलिंग रेट 181.80 और हासिल रकम 8,18,100 रुपये। और उसके बाद अगली एंट्री अब कैसे होगी। कस्टमर पीएडी अकाउंट क्रेडिट और एफआईएम या फिम अकाउंट डेबिट। अब यहाँ एलसी की अदायगी हो गई और उसका मामला ख़त्म। अब फिम की शक्ल में कस्टमर का एक कर्जा जारी हो गया जो कि फ़र्ज़ कर लें उसने 2 माह बाद यकमुश्त अदायगी पर सारा माल वसूल कर लिया तो बैंक को उसकी मुकम्मल अदायगी हो गई। कस्टमर का करंट अकाउंट डेबिट और फिम अकाउंट क्रेडिट 8,18,100 रुपये से और उसके साथ ही 18.25% के हिसाब से बैंक अपना मार्कअप भी वसूल करेगा। तो फिर उसकी एंट्री देख लेते हैं। कस्टमर का करंट अकाउंट डेबिट और बैंक का इनकम मार्कअप फिम अकाउंट क्रेडिट 24,543 रुपये और इसके साथ ही बैंक कस्टमर से माल के स्टोरेज के अखराजात अगर उसने अदा नहीं किए तो वो भी और बैंक के निगरान मुकद्दम के 2 माह के अखराजात और इंश्योरेंस वगैरह भी उसी से वसूल करेगा। अब हम यहाँ एक बात की वजाहत करते चले कि कस्टमर ने UCP 600 के बजाय UCR 522 के तहत इंपोर्ट की है जहाँ एलसी नहीं होती तो उसकी दरख्वास्त पर बैंक उसके दरामदी माल को रोक कर उसकी तरफ से अदायगी करता है जबकि बैंक की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर उसे कलेक्शन के इंपोर्ट के बिल की अदायगी भी वैसे ही करनी होगी। अलबत्ता यहाँ फिम या एफआईएम नहीं होगा बल्कि प्लेज होगा और बाकी के तमाम मामला फिर वैसे ही होंगे। कस्टमर उसी तरह से उसी मखसूस मुद्दत में एक साथ में मार्कअप, स्टोरेज, इंश्योरेंस और मुकद्दम के अखराजात समेत तमाम अदायगियाँ करेगा और अपना माल बैंक के कब्जे से छुड़ा लेगा। इस सब पर अभी मज़ीद गुफ्तगू होना बाकी है और हम इंशाल्लाह तरतीबवार वीडियोज़ में बैंक के क्रेडिट फैसिलिटीज़ और कर्ज़ों के हवाले से उसमें फिर इसको तफसील से बयान करेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं यूजेंस एलसी की तरफ, उधार में तजारत। इस तरह के एलसी में यूजेंस के साथ हमेशा दिनों का हवाला ज़रूर दिया जाता है। मसलन 90 दिन शिपमेंट की तारीख से इसका मतलब हुआ जिस तारीख को बिल ऑफ लीडिंग जारी होगी यानी शिपमेंट पोर्ट पर बहरी जहाज़ के नुमाइंदा वसूल करेगा या फिर ऐसा कि 60 दिन उसकी तारीख से जब निगोशिएटिंग बैंक को बिल ऑफ लीडिंग के हमरा तमाम दस्तावेजात मौसूल होंगे और वो उसकी तस्दीक अपने शेड्यूल में भी करेगा वगैरह वगैरह। तो इससे मुराद ये होता है कि अदायगी करने वाला बैंक जिसे हमने पेइंग बैंक या रिम्बर्समेंट बैंक भी कहते हैं वो इस मखसूस तारीख से अगले 89 दिन में या 59वें दिन में एलसी पर होने वाली शिपमेंट की अदायगी का पाबंद है और वो बाकायदा निगोशिएटिंग बैंक को उसकी तस्दीकी इतला भी देने का पाबंद है। अलबत्ता कस्टमर बगैर अदायगी के शिपमेंट के दस्तावेजात एक वादे की बुनियाद पे छुड़वा कर ले जाएगा और वादे के मुताबिक अपने बैंक को फिर अदायगी करेगा। अब करता है या नहीं करता ये उसका और एलसी ओपनिंग बैंक के दरमियान का मामला होगा। बैंक अलबत्ता अपनी जिम्मेदारियों का पाबंद होता है और अगर दस्तावेजात पड़ताल में दुरुस्त हैं तो फिर वो इस मखसूस तारीख को ज़रूर पेमेंट भेजेगा। अब यहाँ एलसी जारी करने वाला बैंक एंट्रियाँ कैसे बनाता है ये देखिए। सबसे पहले लायबिलिटी की एंट्री होगी उस तारीख को जब एलसी जारी होती है और फ़र्ज़ कर लें एलसी की मालियत भी अमेरिकन डॉलर 4,500 है तो उस दिन बैंक के रेट शीट में सेलिंग का रेट था 181 रुपये 80 पैसे। कस्टमर लायबिलिटी डेबिट और बैंकर लायबिलिटी क्रेडिट 8,18,100 रुपये से। उसके अलावा अब अगर बैंक ने मार्जिन की मद में भी कस्टमर से मामला तय कर रखा है तो फिर उसी वक्त उसके करंट अकाउंट से मार्जिन और एलसी जारी होने का कमीशन भी वसूल करेगा जैसे कि हम इससे पहले साइट एलसी में गुफ्तगू कर चुके हैं। उसके बाद जब एलसी जारी करने वाले बैंक को निगोशिएटिंग बैंक से शिपमेंट की दस्तावेजात मौसूल हो जाती हैं
और पड़ताल पर दुरुस्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले ये बैंक निगोशिएटिंग बैंक को उसकी तस्दीकी इतला देता है और इस एक मखसूस तारीख को उसे अदायगी कर देता है। उसके बाद जब एलसी जारी करने वाले बैंक को निगोशिएटिंग बैंक से शिपमेंट की दस्तावेजात मौसूल हो जाती हैं और पड़ताल पर दुरुस्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले ये बैंक निगोशिएटिंग बैंक को एक तस्दीकी इतला देता है कि उस एक मखसूस तारीख को उसे अदायगी कर दी जाएगी और उसके साथ ही दराम कुनंदा कस्टमर को भी मुतल्ला किया जाता है कि यूजेंस एलसी के तहत शिपमेंट के दस्तावेजात बैंक को मौसूल हो चुके हैं, लिहाजा वक्त पर अदायगी के वादे पर या फिर अदायगी के भरोसे पर ट्रस्ट रिसिप्ट दस्तावेजात बैंक में आकर वसूल कर लिए जाए। अब यहाँ हमारे वतन अजीज़ के बैंकों में दोनों तरह के चलन बहुत ही आम है, यानी भरोसे का वादा या कबूलियत, जिसे हम इंग्लिश में ट्रस्ट रिसिप्ट कहते हैं, और कबूलियत को एक्सेप्टेंस। ये ट्रस्ट रिसिप्ट और एक्सेप्टेंस अमूमी हालात में एलसी के चलन में एक ही अमल के दो नाम हैं और बाज़ बैंकों में ट्रस्ट रिसिप्ट और बाज़ बैंकों में एक्सेप्टेंस कहलाया जाता है। बहरहाल दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, ये एक तरह का यकीन दहानी का दस्तावेज़ होता है जिस पर कस्टमर अपनी रजामंदी से यकीन दहानी करवाता है या फिर वादा करता है कि मुकर्ररा तारीख पर या उससे पहले वो बैंक को अदायगी कर देगा। दस्तखत और फर्म या कंपनी के मोहर के बाद कस्टमर अपनी शिपमेंट के दस्तावेजात बैंक से वसूल करके पोर्ट से अपना माल छुड़वाकर अपने गोदाम में ले जाता है। इस मरहले पर बैंक ने फिर वाचरिंग करनी होती है। सबसे पहले बैंकर्स लायबिलिटी डेबिट और कस्टमर लायबिलिटी क्रेडिट, और इस तरह से मुबले 8,18,100 रुपये से एलसी की तो एंट्री ख़त्म हो गई। उसके बाद एक और दूसरी लायबिलिटी की वाचरिंग होती है जिसमें कस्टमर एक्सेप्टेंस या ट्रस्ट रिसिप्ट डेबिट और बैंकर एक्सेप्टेंस या ट्रस्ट रिसिप्ट क्रेडिट। अब यहाँ बैंक कस्टमर से सर्विसेज चार्जेस और एक्सेप्टेंस कमीशन ये दोनों ही वसूल करेगा, जैसा कि उसके शेड्यूल ऑफ चार्जेस में उसकी वजाहत की गई होगी। अब वो कस्टमर अपने माल को बेचता है या स्टॉक करके महफूज कर लेता है या जो भी उसका मामला है, अलबत्ता वो वक्तन फ़वक्तन किस्तों में अपने अकाउंट में मतलूबा रकम जमा करवाता है या फिर आखिरी तारीख में यकमुश्त, ये उसकी सवाबदीद पर है। बहरहाल अदायगी से एक दिन पहले उसने पेमेंट की सारी रकम बैंक के अकाउंट में जमा करवानी होगी। अब फ़र्ज़ कर लें कि कस्टमर ने फिर ऐसा ही किया। अब 90 दिन या 60वें दिन फ़र्ज़ कर लें बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रेट शीट में डॉलर का सेलिंग रेट 182 रुपये 50 पैसे है, तो इस रेट से कस्टमर का करंट अकाउंट मुबलक 8,21,250 रुपये से डेबिट होगा और हेड ऑफिस ट्रेजरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, इस हिदायत के साथ कि निगोशिएटिंग बैंक के न्यूयॉर्क में नास्ट्रो अकाउंट को इस मखसूस कोड नंबर के हवाले से रकम को मुंतकिल कर दी जाए। कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते वक्त याद रखने की बात है कि एलसी जारी करते वक्त अगर उससे मार्जिन की मद में कोई रकम वसूल की गई थी तो इस मरहले पर उस कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते हुए एडजस्ट करना होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम साइट एलसी में बता चुके हैं। और उसके साथ ही लायबिलिटी की एंट्री भी वापस उल्टा दी जाएगी जो कि 8,18,100 रुपये से थी, यानी कि बैंक एक्सेप्टेंस डेबिट और कस्टमर एक्सेप्टेंस क्रेडिट। बात ख़त्म। इसके बाद एक और मरहला भी अक्सर हम जैसे मासूम लोग देखते हैं, जिसके बारे में हमने एलसी से मुतालिक पिछली वीडियो नंबर 42 में बताया था कि एलसी में सबसे ज़्यादा ख़तरा यूजेंस में होता है, जहां कस्टमर वादे पर शिपमेंट तो ले जाता है मगर वक्त पर अदायगी नहीं कर पाता या फिर डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ऐसा इत्फाकिया भी होता है और जानबूझकर भी होता है, क्योंकि कारोबार हो या तिजारत, मुनाफा तो सबको अच्छा लगता है मगर नुकसान ना बाबा ना। हम नुकसान करने यहाँ थोड़ी बैठे हैं। अब अगर नुकसान का मामला हो ही गया है तो फिर कोशिश होती है कि या तो नुकसान कम से कम हो या फिर किसी और के गले में डाला जाए। अब ऐसे में बैंक से ज़्यादा अच्छा मौका डिफ़ॉल्ट का और फिर किसे मिल सकता है, ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ना कि हकीकत में ऐसा होता है, या फिर हो भी सकता है और हकीकत में ऐसा होता भी रहता है। अब बाज़ दफ़ा इंपोर्टर यूजर्स एलसी में अपने वादे के मुताबिक मुकर्ररा तारीख को बैंक को अदायगी करने से कासिर रहता है, मतलब डिफ़ॉल्ट कर जाता है। तो बैंक को तो बहरहाल जारी करदा एलसी के एवज वसूल शुदा बिल की अदायगी करनी होगी, लिहाजा अब यहाँ बैंक फिर इस तरह से एंट्रियाँ बनाते हैं। बैंकर लायबिलिटी डेबिट और कस्टमर लायबिलिटी क्रेडिट और एक्सेप्टेंस का इस तरह से चैप्टर ख़त्म। अब एक फोर्स्ड या मजबूरन
कस्टमर की तरफ से एक कर्जा जारी होगा और उसकी कर्जे के बुनियाद पर बैंक अदायगी करेगा। अब अगर तो जिस बैंक में ट्रस्ट रिसिप्ट की एंट्री थी वो फोर्स फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसिप्ट में तब्दील हो जाएगी, और इसी तरह से जहां एक्सेप्टेंस के नाम पे एंट्री थी वहां पे अब पास्ट ड्यू एक्सेप्टेंस बन जाएगा। कस्टमर फोर्स फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसिप्ट या पास्ट ड्यू एक्सेप्टेंस डेबिट और हेड ऑफिस ट्रेजरी अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ उसी दिन के डॉलर का सेलिंग रेट लागू होगा जो कि उस वक्त जारी होगा, और उसी के साथ ही उसी दिन से डिफ़ॉल्ट मार्कअप भी शुरू हो जाएगा जब तक कि वो कस्टमर अदायगी नहीं करता, और इसके साथ ही एलसी या इंपोर्ट का चैप्टर भी मुकम्मल। इसके बाद अगला मरहला एक्सपोर्ट का। अब देखते हैं ओपनिंग बैंक की तरफ से जब एलसी जारी हो जाती है तो फिर कस्टमर के मुल्क में उसके बैंक को एडवाइस होने पर मौसूल भी हो जाती है, और फिर उस पर शिपमेंट की घर से कस्टमर को फार्म ई जारी होता है, और फार्म ई की चारों कॉपियों के साथ कस्टमर अपने माल की शिपमेंट की दस्तावेजात बमा बिल ऑफ लेडिंग बैंक में लाकर जमा करवा देता है, और उसके साथ ही वो दरख्वास्त करता है कि अगली शिपमेंट के वास्ते उसके ड्राफ्ट को निगोशिएट कर लिया जाए, या एक्सपोर्ट की शिपमेंट बैंक खरीद कर उसकी अदायगी कर दे। मतलब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बिल परचेज या फॉरेन बिल परचेज, इसे शॉर्ट में हम एफडीबीपी या एफबीपी भी कहते हैं। इस मरहले पे जब बैंक फॉरेन बिल परचेज करेगा तो फिर देखते हैं उसकी एंट्रियां कैसे बनते हैं। फर्ज कर लें साइट एलसी के तहत फॉरेन बिल की मालियत अमेरिकन डॉलर में $6000 है, और बैंक का आज का फॉरेन एक्सचेंज रेट शीट पर टीटीओडी बाइंग का रेट $180.9223 है। तो इस तरह पाकिस्तानी रुपए में एक्सपोर्ट बिल की मालियत फिर बनी 10,85,533 रुपये 80 पैसे। बैंक का लेजर अकाउंट फॉरेन बिल परचेज डॉलर डेबिट होगा 10,85,533 रुपये 80 पैसे से, और इसके बाद सबसे पहले बैंक सन्ड्री अकाउंट में गवर्नमेंट टैक्स सेक्शन 15 का सब सेक्शन 5A बामिसावी 1% के क्रेडिट करेगा 10,855 रुपये 34 पैसे से, जो कि फिर अगले काम वाले दिन सरकारी टैक्स कलेक्शन अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ कुछ बैंकों पे ये भी प्रैक्टिस है कि टैक्स के मुतालिक इशारिया के बाद हर तरह के पैसे को छोड़कर ₹1 ले लिया जाता है, तो ये भी ठीक है। बैंक का कोरियर चार्जेस जिससे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बैरून मुल्क भिजवाए जाएंगे क्रेडिट होगा 2,500 रुपये से, जैसे कि बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस में भी इसके बारे में बताया गया है। बैरून मुल्क नास्ट्रो अकाउंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक के चार्जेस की मद में होने वाली कटौतियों को मद्देनजर रखते हुए बैंक हिफ्ज़ मांग मुकद्दम के तौर पर 5% के मुसाफी मार्जिन भी रख लेता है, तो फिर मार्जिन एफवीपी क्रेडिट होगा 54,276 रुपये 69 पैसे से। इन सब एडवांस कटौतियों की टोटल रकम बनती है 67,632 रुपये 3 पैसे, और उसके बाद बाकी रकम जो कि 10,17,901 रुपये 77 पैसे हैं कस्टमर के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और उसके साथ ही काउंटर पर बैलेंस हो जाता है। अब फर्ज कर लें कि इस साइट एलसी के एक्सपोर्ट बिल की पेमेंट बैंक को अगले 12 दिनों के अंदर मौसूल हो जाती है। जैसा कि बैंक पहले ही इस बिल को परचेज कर चुका है, तो फिर अब देखिए अब उसकी एंट्रियाँ या वाउचर किस तरह से पोस्ट होते हैं। $6,000 अमेरिकन डॉलर के बिल के एवज बैंक को $5,970 मौसूल होते हैं, क्योंकि पेइंग बैंक या रिम्बर्सिंग बैंक ने $30 अपने चार्जेस की मद में काट लिए। अब जाहिर बात है निगोशिएटिंग बैंक जो कि पाकिस्तानी बैंक है उसने कस्टमर को $6,000 के मिसावी बिल परचेज किया था, तो अब वो उसी कस्टमर से $30 के मिसावी रकम वसूल करेगा। चलें देखते हैं फिर कैसे। हम यहाँ बताते चलें कि समझाने की गर्ज से हमने रेट शीट एक ही रखी हुई है, वरना तो ये हर रोज़ तब्दील होती है और हर रोज़ के कारोबार में उस दिन का रेट लागू होता है। फिर आज की रेट शीट के हिसाब से बाइंग रेट 181 रुपये और 30 पैसे है। पाकिस्तान में कुछ बैंक अपनी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांचों को फी डॉलर के एवज कुछ कमीशन भी अदा करते हैं, जो कि उस ब्रांच की आमदनी में शुमार होता है। यहाँ भी बैंक के हेड ऑफिस में ट्रेजरी ने एक्सपोर्ट में मौसूल होने वाले हर डॉलर के एवज ब्रांच को 10 पैसे कमीशन अदा करना है, लिहाजा बाइंग रेट में 10 पैसे के इजाफे से ब्रांच अब हेड ऑफिस को 181 रुपये और 40 पैसे से क्लेम करेगा।
हेड ऑफिस ट्रेजरी डेबिट 10,82,958 रुपए और 80 पैसे। और उसके साथ ही हमने कस्टमर से भी $30 वसूल करेंगे, जिस पर सेलिंग रेट 181 रुपए और 80 पैसे लागू होगा और उसकी मालियत होगी 5,454 रुपए। कस्टमर के मार्जिन अकाउंट में हमने 5% की मुसावी रकम रोक ली थी, अब उसे डेबिट करेंगे 54,276 रुपए और 69 पैसे से। इन तमाम डेबिट वाउचर्स के बाद अब हम क्रेडिट वाउचर पोस्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक का लेजर फॉरेन बिल परचेज्ड 10,85,533 रुपए और 80 पैसे से क्रेडिट होगा। ये बिल्कुल उसी रकम के मुसाफी होगी जो कि शुरू में हमने परचेज करते वक्त डेबिट किया था। उसके बाद अब यहाँ चूंकि एक्सपोर्ट प्रोसीड बर वक्त बैंक को मौसूल हो चुकी है, लिहाजा फिर मार्कअप का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता $30 की सेटलमेंट करनी होगी जो कि कस्टमर के मार्जिन अकाउंट से एडजस्ट होगी और फिर कस्टमर का करंट अकाउंट बाकी रह जाने वाले मार्जिन से जो कि 48,822 रुपए और 69 पैसे से क्रेडिट हो जाएगा। इस सब के बाद फ़र्क में रह जाने वाले 2,889 रुपए बैंक के एक्सचेंज इनकम में बतौर एक्सचेंज अर्निंग क्रेडिट हो जाता है। इस तरह तमाम क्रेडिट एंट्रियां 11,37,235 रुपए और 49 पैसे की डेबिट एंट्रियों से बैलेंस हो जाती हैं और फिर पोस्टिंग भी मुकम्मल हो जाती है। अब अगर यहाँ लेट पेमेंट मौसूल होने पर मार्कअप कस्टमर से लेना हो तो फिर उसकी पोस्टिंग बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हम अभी कुछ देर पहले बयान कर चुके हैं। इस मकसद के लिए कस्टमर का मार्जिन में मौजूद रकम इस्तेमाल होगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे $30 कम मौसूल होने पर कस्टमर के मार्जिन से एडजस्ट किए गए। उसके बाद हम फर्ज कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यूजेंट्स एलसी के तहत 90 दिन की मैच्योरिटी पर परचेज होने जा रहे हैं। तो इस सब में सारे वाउचर्स बिल्कुल उसी तरह से पोस्ट होंगे, बस यहाँ बिल परचेज करते वक्त डॉलर का 3 माह का रेट 189.0338 पैसे होगा और ब्रांच का फॉरेन एक्सचेंज बिल परचेज यूजेंस इसका लेजर 10,74,202 रुपए 80 पैसे से डेबिट होगा। इसी तरह से 3 माह बाद जब बैंक को एक्सपोर्ट प्रोसीड मौसूल होंगी तो उस वक्त साइट एलसी की निस्बत यूजेंट्स एलसी में बैंक को एक्सचेंज इनकम या अर्निंग ज़्यादा होगी क्योंकि 90 दिन के बाइंग रेट और आज के बाइंग रेट में 2.2662 रुपए का फ़र्क है और बैंक की इस ब्रांच को 13,597 रुपए 20 पैसे बतौर एक्सचेंज इनकम होगी। तो दोस्तों आज हमने एलसी से मुंसलिक बैंकों में बनने वाली एंट्रियां और वाउचर्स की पोस्टिंग देखी और समझी और इसके बाद हमारी अगली वीडियो एक ख़ास नौयत पर होगी और इसमें हम एलसी से मुंसलिक इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट दोनों तरह की ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंट्स को दस्तावेज़ात को देखेंगे तफसील से। हमारे वो साथी जो पाकिस्तान में रहकर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए हमारी आने वाली वीडियोस बहुत ही अहम होगी। इंशाल्लाह हम इसमें हर तरह के बैनुल-अक़वामी तिजारत में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज़ात पे बात करेंगे और फिर हम उनके नमूने भी देखेंगे। ज़रूर देखिएगा। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फिर अपनी राय और कमेंट्स के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस आज तक के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।